Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Welcome to Seek the Secret and आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियस की ओवरव्यू देखते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रियन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल की बात की थी। तो न्यूक्लियस जो है दिस इज आल्सो नोन एज द ब्रेन और द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इसको ब्रेन ऑफ द सेल या द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। जितने भी सेल के एक्टिविटीज है सब न्यूक्लियस के कंट्रोल में होते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस जो है इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल जो है दैट इज न्यूक्लियस। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। इट इज एक्चुअली अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसको डबल मेम्ब्रेन सराउंड करते हैं और वो जो डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं उनको कंबाइनली न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। और ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये देख लो, यहाँ पर जो है एक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है दिस इज न्यूक्लियस और इसको मैग्नीफाई करके ये जो है सारा ये न्यूक्लियस का जो है स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर सबसे पहला स्ट्रक्चर हम देखते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ये देखो यहाँ पर ये जो रेड में आपको दिख रहा है दिस इज एक्चुअली द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारा रेड में। और ये जो रेड के अंदर की तरफ ब्लैक में आपको दिख रहा है दिस इज एक्चुअली द इनर मेम्ब्रेन। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। और इन दोनों को कंबाइनली क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो लिखा है कि न्यूक्लियर पोर्स एट इंटरवल्स। इसमें जो है इस न्यूक्लियर एनवेलप में स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद कुछ पोर्स होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। और इन पोर्स की जो डायमीटर होती है वो तकरीबन 90 नैनोमीटर होती है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देखो ये जो आपको दिख रहे हैं ये और ये इस तरह से ये दिस आर ऑल एक्चुअली न्यूक्लियर पोर्स। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं दिस आर एट स्पेसिफिक साइट्स वेयर द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स आर कनेक्टेड। ये जो है यहाँ पर देख लो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये दिस टू आर एक्चुअली कनेक्टेड विद ईच अदर। इधर इस साइड पर भी ये आउटर ये इनर मेम्ब्रेन जो है आपस में कनेक्टेड है। तो इन दोनों के बीच में जो है एक गैप आ जाती है, दिस इज एक्चुअली न्यूक्लियर पोर। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं दिस एक्चुअली परमिट फ्री पैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस इनटू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भी जब मटेरियल्स जाते हैं उनकी भी जो है परमिशन देते हैं। यानी एक्चुअली दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ कंटेंट्स की बात करते हैं। इसमें न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए होती है विच इज़ एक्चुअली द रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है ये डीएनए के अंदर स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यूकैरियोटिक डीएनए की, यूकैरियोटिक डीएनए जो है इसमें बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम हिस्टोन्स कहते हैं। अब बेसिक प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन्स होते हैं? जिनमें बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं जैसे कि आर्जिनिन है, लाइसिन है, हिस्टिडीन है। तो ये जो है एक्चुअल में हिस्टोन्स बनाते हैं। और ये यूकैरियोटिक डीएनए और हिस्टोन्स जब 1:1 के साथ आपस में मिल जाते हैं तो इनसे एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिनको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं ये आपस में असेंबल करते हैं टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स। और ये क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं ये इन टर्म फिर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। और एक क्रोमोसोम में अबाउट 1 मिलियन न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्रोमेटिन फाइबर्स के साथ मैंने एक और बात की है कि दिस क्रोमेटिन फाइबर्स आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर लेमिना विच इज एक्चुअली अ फाइब्रस नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स ए, बी एंड सी। अच्छा, 3 किस्म के प्रोटीन्स हैं जिनको हम प्रोटीन ए, प्रोटीन बी, प्रोटीन सी कहते हैं। ये आपस में एक फाइब्रस नेटवर्क बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं? एक्चुअली न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में देखो ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, इसके बाद वाला जो कॉइल्ड फाइब्रस नेटवर्क आपको दिख रहा है इस तरह से एक नेटवर्क होता है। ये दिस इज एक्चुअली द न्यूक्लियर लेमिना, दिस इज न्यूक्लियर लेमिना। इनके साथ ये क्रोमेटिन फाइबर्स जो है ये इस तरह से अटैच होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। दिस इज एक्चुअली अ डेंस बॉडी, डार्कली स्टैनिंग बॉडी
डार्कली स्टैंड होता है ये, इट इज़ विद इन द न्यूक्लियस एंड इट इज़ एक्चुअली एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स की कम्बिनेशन की एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होती है। और इसमें स्पेशली कौन सी आरएनए होती है? राइबोसोमल आरएनए विच एग्जिट्स थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स इनटू द साइटोप्लाज्म। इस डायग्राम में जो ब्लैक आपको दिख रहा है न्यूक्लियस के सेंटर में ऑलमोस्ट, दिस इज द न्यूक्लियोलस। और ये जो आपको पिंक में दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली द क्रोमेटिन। अच्छा, अब ये न्यूक्लियोलस जो है इसका फंक्शन क्या है? इट इज एक्चुअली द साइट ऑफ असेंबली ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है यहाँ पर असेंबल करते हैं, उनके यूनिट्स होते हैं यहाँ पर, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर ये असेंबल करते हैं। इस वजह से न्यूक्लियोलस को राइबोसोम्स फैक्ट्री भी कहते हैं, द फैक्ट्री ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स को इंटर्न क्या कहते हैं? प्रोटीन्स फैक्ट्री। अच्छा, यहाँ पर ये जो है इनर मेम्ब्रेन के बाद जितने भी स्ट्रक्चर्स है ये एक ग्राउंड मटेरियल में पड़े रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इज एक्चुअली द ग्राउंड मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस एंड इट इज रिच इन इंजाइम्स। इसमें इंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि डीएनए और आरएनए पॉलीमरेसिस। अच्छा, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखते हैं पहले, उसके बाद हम क्लिनिकल पॉइंट भी देखते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है इट इज़ एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ स्पीशी। लेकिन ये बात याद रखना कि इट इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द स्पीशीज। मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज जो है, ऑलमोस्ट ऑल द स्पीशीज, उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। इसका मतलब क्या है कि एक मखसूस स्पीशी का एक मखसूस क्रोमोसोम नंबर होगा। जैसे ह्यूमंस जो है उनका 46 है, चिंपैंजी जो है उसका 48 है, फ्रॉग जो है उसका 26 है। बट यहाँ पर टिड बिट मैंने लिखा है कि टोबैको जो है एंड पोटैटो, दिस आल्सो हैव 48 क्रोमोसोम्स सेम टू दैट ऑफ चिंपैंजी। अब इसका मतलब तो यह हो गया कि कुछ ऐसे स्पीशीज भी है जिनके क्रोमोसोम नंबर जो है आपस में सेम है। तो क्या इसका मतलब यह है कि ये सेम स्पीशीज है? या फिर यह क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या क्रोमोसोम नंबर सेम होने का मतलब यह हुआ कि स्पीशीज भी सेम हो गए? नहीं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इनके क्रोमोसोम नंबर बेशक सेम हो, लेकिन इनमें क्रोमोसोम्स की जो शेप होती है, क्रोमोसोम्स में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी पोजीशंस जो होते हैं और उनकी जो आर्डर होती है, वो ये सब जो है ये सब फैक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज जो है, अगर हम उनकी बात करते हैं तो उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, एक मखसूस स्पीशी का एक मखसूस क्रोमोसोम नंबर ही होगा। अब यहाँ पर हम एक क्लिनिकल पॉइंट देखते हैं विच इज़ दी हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम, HGPS। यह एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें एट बर्थ ही एजिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही बच्चा 1.5 और 2 ईयर्स की एज में पहुंच जाता है तो उसमें एजिंग के सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि उसके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो ओल्ड पीपल की तरह दिखता है, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जिनकी वजह से वो एज्ड दिखता है बचपन ही में। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका काज क्या है? इट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ द डिस्टॉर्शन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन्स कॉल्ड लेमिना ए। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है उसमें जीन्स में म्यूटेशन की वजह से एक एबनॉर्मल प्रोटीन बन जाता है जिसको हम लेमिना ए कहते हैं, और उसकी वजह से न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये रप्चर कर जाता है, डिस्टॉर्ट कर जाता है, और इन टर्न फिर क्या हो जाता है कि प्रीमेच्योर सेल डेथ हो जाती है। उस वजह से फिर एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और अगर इसकी इंसिडेंस या फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो इट्स 1 in 5 million बर्थ्स, यानी इंतहाई रेयर कंडीशन है, बट स्टिल इट्स ऑफ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस टू अस। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गई होगी। यू कैन राइट योर क्वेश्चंस बिलो इन दी कमेंट बॉक्स इफ एनी। मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहे, कामयाबियाँ मुकद्दर हो, और इल्म पिलाने के इस सफ़र में हमारा साथ दे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।